Hello everyone, you all are welcome in this new initiative or new program that is Indian Polity। और लक्ष्मीकांत की एक इंडियन पॉलिटी की बुक है जो बहुत ही अच्छी होती है। यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट जो आपके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी बुक है जो सारी चीज़ों को हमारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कवर करती है। तो इस बुक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है ये पूरी पॉलिटी की बुक इसमें हम कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इसके साथ हमने कुछ वीडियोस भी कर रखे हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपकी पॉलिटी के, जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं। साथ में ही ये जो वीडियो है लक्ष्मीकांत की बुक का, ये दोनों वीडियो साथ में ही चलते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब देखिए, कोई भी चीज़ जब हम जानते हैं, समझते हैं, तो उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे का क्या रीज़न्स है, कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई, वो सब जानना हमें बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में 1600 में एज ट्रेडर आते हैं, ठीक है, ट्रेडर के रूप में इंडिया में आ जाते हैं और उनको राइट देती हैं वहाँ की क्वीन जो होती हैं इंग्लैंड की, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनको अधिकार देती हैं कि वो इंडिया में जाएं और अपना ट्रेड स्टार्ट करें, ठीक है। कंपनी का जो नाम होता है वो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए, वो इंडिया में आते हैं, इंडिया से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है और इंग्लैंड की ही जो साम्राज्ञी होती है उनको अधिकार दे देती हैं कि आप ट्रेड करिए वहाँ पे, ठीक है। 1600 हमने देखा वो ट्रेडर्स के फॉर्म में आए। अब देखिए, कनेक्टेड करिएगा, सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलना है। 1765 में उनको दीवानी मिल जाती है और दीवानी का मतलब क्या होता है कि उनको कुछ राइट्स मिल जाते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के और सिविल जस्टिस पे, ठीक है ना। सिविल जस्टिस मतलब सिविल वाली कोई भी चीज़ होती है तो उस पर वो अपना जजमेंट, उस पर वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी दीवानी जो राइट्स होते हैं, दीवानी जो अधिकार होते हैं वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के होते हैं, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनको 1765 में मिल जाती है। अब जो है यहीं से उनका कैरियर स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो इंडिया में आए ट्रेडर्स के फॉर्म में 1600 में और 1765 में उनको दीवानी मिल जाती है। अब वो अपने आप को टेरिटोरियल पावर की तरह इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। 1858 में क्या होता है कि सिपाही म्यूटिनी होती है। आप जानते हैं कि 1857 में सिपाही म्यूटिनी होती है। तो 1858 में क्या ब्रिटिश जो क्राउन होती है वो पूरी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेती है, ठीक है। कंपनी की पावर को कम कर दिया जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेती है। उसका कुछ कारण होता ये है कि जो कंपनी होती है वो इस तरीके से, इतने सारे उनके लॉज होते हैं, इस तरीके से उनके कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसकी वजह से जो हमारे देश के लोग हैं या फिर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम, हर कोई जो है परेशान होता है। वो किसानों से इतना ज़्यादा जो है आपका कर वसूल करते हैं और इस तरीके की एक्टिविटीज़ रहती हैं कि सारी पूरी जनता उनसे परेशान होती है, ठीक है। तो डिसाइड लोग करते हैं कि अब इनको जो है अपने देश से बाहर खदेड़ना ही होगा, ठीक है। तो 1857 में रिवोल्ट हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि 1858 में इन सारी बातों को संभालने के लिए ब्रिटिश क्राउन ये कहती है कि देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, आपके राइट्स आपके पास रहेंगे और अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग संभालेंगे, ठीक है ना। अब जो है कंपनी का रोल नहीं रहेगा और हम लोग बहुत अच्छे से जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखेगी आगे। ये जो है एक पॉलिसिंग वाला काम होता है, ठीक है ना। कोई चीज़ें अच्छी होती नहीं है आगे, लेकिन हाँ, एक उसको पॉलिश करना है क्योंकि अब कैसे करना है, चीज़ें तो बहुत बिगड़ चुकी हैं, तो उसको मैनेज करने वाला काम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इनका जो रूल होता है वो कंटिन्यू रहता है इंडिया में अगस्त 15, 1947 तक, ठीक है। देखिए, विद इंडिपेंडेंस केम टू नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमें आज़ादी मिलती है तो हमें एक ज़रूरत होती है कि हमारा एक संविधान हो, ठीक है ना, हमारा एक नियम हो। अब हमारे पास घर तो है, लेकिन अगर हम नियम से नहीं चलेंगे घर में तो फिर वो घर कैसे चल पाएगा, कैसे लोग एक साथ रह पाएंगे। तो एक संविधान की ज़रूरत होती है और वो सजेस्ट करते हैं एम.एन. रॉय, ठीक है। एम.एन. रॉय कौन होते हैं? वो कम्युनिस्ट मूवमेंट के क्या होते हैं? पायनियर होते हैं या फिर लीडर होते हैं, ठीक है ना। आप एम.एन. रॉय का नाम आपको याद रखना है। एम.एन. रॉय कहते हैं कि हमारा एक संविधान होना चाहिए। कब कहते हैं? 1934 में, ठीक है।
क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाती है, ठीक है, संविधान सभा एक बनाई जाती है हमारे संविधान को बनाने के लिए। कब होती है, 1946 में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब स्टैब्लिश की जाती है, 1946 में। अब क्या है, एंड ऑन जनवरी 26, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी 1946 को बनाई जाती है और जनवरी 26, 1950 में हमारा संविधान जो है बन के तैयार हो जाता है। हाउएवर वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन ब्रिटिश रूल। देखिए बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिनका जो अगर हम रूट खोजने जाएं तो वो ब्रिटिश के रूल में मिलेगा। ब्रिटिश के राज्य में जो चीज़ें चलती थी वो बहुत सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की, ठीक है ना। There are certain events in British rule that laid down the legal framework for the organization and functioning of government and administration in British India. बहुत सारी चीज़ें थी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था, ठीक है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसे गवर्नमेंट चल रही है, ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश रूल से लिया था, ठीक है। अब इसके बहुत सारे रीजंस थे उसमें, अभी हमें देखिए एक बार हम बता ही देते हैं। रीजंस ये थे कि जो ब्रिटिश रूल था बहुत टाइम तक उन्होंने हमें रूल किया। हमारे जो लोग होते थे वो उनको बाबूज कहा जाता था, तो वो क्या करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के पार्ट थे, तो कहीं ना कहीं वो एक फेमिलियर से हो चुके थे वो सारे सिस्टम से और वो यूज टू था, ठीक है। तो उसको अडॉप्ट करना, उसको लेके आगे चलना है कहीं ना कहीं एक बेहतर ऑप्शन था, ठीक है, क्योंकि हमें कोई नया सिस्टम हम उस पर एक्सपेरिमेंट करें, इससे अच्छा है कि जिस पे हम पहले पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट तो हमारी ही होगी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो होगी नहीं, गवर्नमेंट हमारी होगी, लेकिन उस सिस्टम को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे सिस्टम्स को हमने लिया था। दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ठीक है। अब देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम चीज़ों को अब देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं द कंपनी रूल 1773 टू 1858, 1773 से लेके 1858 तक कंपनी का रूल चला था। और मैंने आपको बताया कि 1858 में क्या था कि उसके बाद भी गवर्नमेंट तो हमारे यहाँ 47 तक थी, 1947 तक, लेकिन उसके बाद जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया था, ब्रिटिश क्राउन का हो गया था डायरेक्ट, क्योंकि 1857 का विद्रोह हो गया था, ठीक है। अब फर्स्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 उसको हम देखते हैं। दिस एक्ट इज़ ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉर्टेंस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। क्यों था, क्योंकि पहला ये कदम था किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने का पहला अटेम्प्ट था ये। दूसरी बात क्या थी, ये पहली बार रिकग्नाइज करता है कंपनी की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को, ठीक है ना, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कंपनी की ये रिकग्नाइज कर लेता है। थर्ड क्या था, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक फाउंडेशन जो है इंडिया में डाल देता है, ठीक है ना। जो हमारी जो उस टाइम की गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी, जो कंपनी जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में चल रहा था, उसका जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन कर देता है। क्यों, कैसे, ये हम देखते हैं। फीचर्स हम देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, इट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज अ जो है डेजिग्नेट कर दिया जाता है। और वो कैसे होता है, देखिए मद्रास, अभी आगे वो भी हम देख लेंगे, लेकिन अभी यहाँ देख लेते हैं। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं उनकी 4 मेंबर की काउंसिल होती है, ठीक है ना। जैसे एक कोई इंडिविजुअल जिसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको 4 लोग और दे दिया जाए सहयोग करने के लिए कि आप इनके काम में हाथ बटा लीजिएगा, ठीक है ना। तो उन्हीं को हम काउंसिल क्या देते हैं, वो 4 मेंबर की काउंसिल होती है, ठीक है। और पहले जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनको बोलते थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। सेकेंड क्या था कि हमने कहा था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो ये सिर्फ नाम के लिए नहीं था कि गवर्नर को एक बार जो है गवर्नर जनरल बोल दिया जाए, इसमें कुछ पावर और बढ़ा दी गई थी। और वो क्या थी, बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया था, किसकी, टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर जो है बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को सबऑर्डिनेट कर दिया गया था, ठीक है। पहले क्या था कि ये प्रेसिडेंसीज अलग अलग इंडिपेंडेंटली वर्क करती थी, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट होती थी, ठीक है। अब क्या है, एक दूसरे पे बंगाल की प्रेसिडेंसी पे वो दोनों डिपेंडेंट हो गई हैं, सबऑर्डिनेट हो गई हैं। थर्ड हम देखेंगे, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा।
1774 में एक कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 अदर जजेस होते हैं, ठीक है। मतलब एक चीफ जस्टिस 3 जजेस। अब देखिए एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, अब एग्जाम में आ जाएगा 1 चीफ जस्टिस एंड 4 जजेस। 4 इसमें नहीं था, 4 कहाँ था, काउंसिल के मेंबर 4 थे, ठीक है ना। गवर्नर जनरल की काउंसिल के 4 मेंबर थे, 1 + 4 थे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 + 3 हैं, ठीक है। It prohibited the servants of company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes. तो ये प्रोहिबिट क्या करते हैं कि कंपनी जो के सर्वेंट हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कोई भी अपना अलग से प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी ब्राइब या कोई भी प्रेजेंट जो नेटिव लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे नहीं ले सकते, ठीक है। 5th है, it strengthened the control of British government over the company by requiring court of directors. तो क्या करते हैं ये पहली बार, COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है अपॉइंट कर देते हैं, एक बॉडी बना देते हैं। और उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि वो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो हैं इंडिया में कंपनी के, उसको रिपोर्ट करेंगे जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। ये इतना हो गया, ये क्लियर हुआ। अब एक बार देखिए हम लोग एक बार राउंड अप कर लेते हैं, क्या होता है। 1600 में जो गवर्नमेंट हो, जो आपकी ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है एज अ ट्रेडर, और उनको क्वीन एलिजाबेथ कहती हैं कि जाइए आप ईस्ट इंडिया में ट्रेड करिए, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि जो 1665 होता है, 1765, वहाँ पे इनको दीवानी मिल जाती है, और कहाँ की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। दीवानी मतलब क्या होता है, इनको कुछ राइट्स मिल जाते हैं रेवेन्यू के ऊपर और सिविल जस्टिस के ऊपर, ठीक है। अब 1858 में क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डायरेक्ट हाथ में ले लेती है, ठीक है। इसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेती है तो 15 अगस्त 1947 तक ये सब चलता रहता है। और उसके बाद जब हमें आज़ादी मिलती है तो एक बात ये खड़ी होती है कि आज़ादी मिलने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए। भाई हमारे पास कोई नियम होना चाहिए, कोई संविधान होना चाहिए जिसके हिसाब से हमें अपने देश को चलाना है आगे। तो एम.एन. रॉय होते हैं, कम्युनिस्ट जो है लीडर होते हैं, वो 1934 में वो जो है प्रपोज करते हैं कि एक हमारा संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है और जनवरी 26, 1950 में क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। कुछ चीज़ें हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली होती हैं, जैसे होता है एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका या जो फंक्शनिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, तो हमने वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेते हैं हम। अब हम आते हैं जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है 1773। उसमें क्या होता है कि देखिए ये पहली बार क्या होता है कि जो क्राउन होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो कंट्रोल करती है कंपनी को। दूसरा क्या होता है, कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को वो रिकग्नाइज कर लेती है। थर्ड क्या होता है, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक फाउंडेशन डाल देती है, ठीक है ना। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन डाल देती है। कैसे डालती है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देती है। उसके अंडर जो 2 प्रेसिडेंसी होती है, बॉम्बे और मद्रास की, उसको सबऑर्डिनेट कर देती है। फिर क्या होता है, एक सुप्रीम, अच्छा उनकी काउंसिल होती है, 4 मेंबर की काउंसिल होती है उनकी, ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए। फिर एक सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता में 1774 में होता है और उनके साथ 3 जो है और जो है अदर जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, और उनके जो कंपनी में जो लोग काम करते हैं, जो और लोग होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको प्राइवेट ट्रेड अलाउड नहीं है और आप जो है किसी से ब्राइब नहीं ले सकते, कोई लोग हैं उनसे प्रेजेंट नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब एक बॉडी बनाई जाती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री जितने अफेयर्स होते हैं कंपनी के, उसको रिपोर्ट करना होता है उनको, कहाँ पे जाके, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या कहता है, इन अ बिड टू रेटिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग, अच्छा इसके बीच में एक और जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसको जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते थे, ठीक है, और अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी कहते थे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्ट आया वो पिट्स इंडिया एक्ट था। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, यहाँ पे डबल गवर्नमेंट की नींव पड़ जाती है। डबल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी 1773 में हमने देखा था। देखिए 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आए थे। अब यहाँ पे एक और नई बॉडी बनती है जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
तो दो बॉडी बन गई, इसी को कहते हैं डबल गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो बॉडी बन गई, इसलिए हम कहते हैं डबल गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है उनको कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो आपको मैनेज करना है, ठीक है ना, उसको आपको देखना है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना था, कॉमर्शियल अफेयर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या करना था, पॉलिटिकल जो है अफेयर्स, ठीक है। तो इसी को हम डबल गवर्नमेंट का सिस्टम कहते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एम्पावर क्या कर देती है, उनको कहती है कि आप सुपरवाइज करेंगे सारी जो सिविल, मिलिट्री और जो रेवेन्यू की जितनी चीज़ें हैं आप वो सुपरवाइज करना है आपको, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उनको पावर दे दी गई है इतनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये चीज़ कभी नहीं अच्छी लगेगी, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे, दस द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजन्स, दो कारण थे जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली बार कंपनी की जो टेरिटरी होती है इंडिया में उसको कहा जाता है कि देखिए ये ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, मतलब आपकी टेरिटरी जो है अब जो है ब्रिटिश का पोजीशन है, उस पर क्राउन का अधिकार है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो सुप्रीम कंट्रोल कर लेती है कंपनी के अफेयर्स पे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उस पर कंट्रोल, उसका कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट कर लेती है, ठीक है ना। हाँ, एक बार देख लेते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। और मुझे लगता है ना कि अगर मैं उसको रिवाइज़ करूँगी तो फिर टाइम उसमें और भी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको एक बार फिर से देखना होगा, अगर चीज़ें फिर से एक बार कंसोलिडेट करना होगा तो आप एक बार फिर से पीछे जाके उसको सुन लीजिएगा, ठीक है। जो हमारा दूसरा जो हम आएंगे चार्टर एक्ट है 1833, इसके बीच में 1813 भी था, लेकिन अभी हम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हैं तो पूरी तरीके से लक्ष्मीकांत में जो है हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। 1833 का जो चार्टर एक्ट होता है वो क्या होता है, इसमें जो है कंप्लीट जो सेंट्रलाइजेशन है वो अपने पीक पे पहुंच जाती है। सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होती है 1773 से, लेकिन अपने पीक पे पहुंच जाती है 1833 में। कैसे पहुंचती है हम देखते हैं। देखिए इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम देखते हैं यहाँ पे। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं, पहले यही जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं वो 1773 के पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं, 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाते हैं और अब ये जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं उनको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब क्या होता है, उनमें कुछ पावर दे दी जाती है, क्या होती है, सिविल और मिलिट्री की पावर, ठीक है। और पहले ऐसे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या होता है ना कि पूरी, अब सेंट्रलाइज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पूरी इंडिया के लिए एक इतनी बड़ी सी अथॉरिटी बना दी जाती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है, वो पूरे इंडिया के लिए जो है एक बॉडी हो जाती है, तो वो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो जाती हैं। नेक्स्ट है, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव पावर्स। तो बॉम्बे और मद्रास के जो आपकी वहाँ की जो आपका गवर्नर होता है उनको लेजिस्लेटिव पावर अब उनसे छीन ली जाती है, हटा दी जाता है उनके हाथ से। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स टू एंटायर ब्रिटिश इंडिया, हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। प्रीवियस जो एक्ट्स थे वो कहते थे, उसको हम रेगुलेशंस कहते थे, लेकिन वाइल लॉ मेड अंडर दिस एक्ट कॉल्ड एक्ट्स, पहले के इसके जो पहले के जितने भी एक्ट थे उसको हम कहते थे रेगुलेशन, लेकिन यहाँ पे जो एक्ट बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्ट, ठीक है, जितने लॉज हैं उनको एक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है, इट लेड एन एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी। इट एंडेड, ये ख़त्म कर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल बॉडी जिस तरीके से फंक्शन करती है वो चीज़ ख़त्म कर देती है और इसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना देती है, ठीक है ना, कि अब इनका काम सिर्फ प्रशासन का होगा, कॉमर्शियल जो बॉडी है वो अब नहीं रहेगी। इसके बाद क्या होता है, कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वो हेल्ड बाय इट इंटरेस्ट ऑफ हिज मजेस्टी, ठीक है ना, जितनी भी कंपनी की टेरिटरी है अब जो है वो मजेस्टी जो वहाँ के क्राउन है उनकी हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है,
चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो क्या करती है 1833? ओपन कंपटीशन जो है करने की कोशिश करती है कि जो इंडियंस जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए ओपन कंपटीशन किया जाए। लेकिन क्या होता है कि ये सक्सेसफुल हो नहीं पाता, ये आगे के चार्टर में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये चीज़ को निगेट कर देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब इसमें क्या ओपन कंपटीशन में ये होता है कि इंडियन जो लोग हैं उनको डिबार नहीं किया जाएगा किसी भी कि जो है कहीं वो जाके होल्ड नहीं कर सकते ऑफिस, या फिर एम्प्लॉयमेंट जो है नई कंपनी के अंडर मिलेगा उनको, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। ठीक है, अब ये चार्टर एक्ट हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ 1833 का। आगे आने वाली वीडियो में हम और जो आगे की प्रोविजंस है उसको देखेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप प्लीज़ इस जो वीडियो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और साथ में डिफरेंट जो आपके पास ग्रुप्स होंगे व्हाट्सएप या फेसबुक और जितने भी ग्रुप्स होंगे ट्विटर, ये सारी जितनी चीज़ें हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है इन वीडियोज़ की, तो उनको आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।